हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये सेकेंड है, इसमें से मतलब इससे फर्स्ट पार्ट जो बन चुका है और ये सेकेंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पर, जिसमें कि हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर दैट जो भी क्वेश्चन है मैंने पार्ट वन में करा दिए होंगे, ठीक है। और सब्सिक्वेंट पार्ट्स में मैं सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और यहाँ पर मैं नीट के पीवाईक्यूज करा रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारा जितना भी कंटेंट है वो एक जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। दिस कंटेंट इज वेरी गुड एक्चुअली। और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड अगर कोई डाउट होता है बीच में, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, मैं देखते ही उसको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो पहला ये क्वेश्चन नंबर 44 है, वो कहता है कि two similar thin equiconvex lenses of focal length f each are kept coaxially in contact with each other, such that the focal length of the combination is f1 when the space between the two lenses is filled with glycerine, which has the same refractive index mu, that is 1.5, as that of glass. Then the equivalent focal length is f2. The ratio f1 f2 will be. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को यहाँ पर सॉल्व। दो सिमिलर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, उन्होंने कहा कि आर केप्ट कोएक्सियली इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। जिनकी तो हमने मान लिया यहाँ पर ग्लास है, दो लेंसेज है हमारे पास, तो इस तरह से कुछ, ठीक है। और दूसरा भी हमारा इस तरह से कुछ, ठीक। ये लेंस है और दोनों ही ग्लास है, ठीक है। तो मैंने इसको मान लिया, ये जहाँ पर ग्लास है इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होंगे ग्लास के, 1.5 इसका भी है, ये भी हमारा 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बीच में हमारी एयर है यहाँ पर, इनके बीच में क्या है यहाँ पर, एयर है, ठीक। ठीक। फिर उन्होंने कहा कि केप्ट कोएक्सियली कांटेक्ट विद ईच अदर, द कॉम्बिनेशन इज F1। अब इनके बीच का जो स्पेस है वो ग्लिसरीन से भर दिया जाए। अभी तक ऐसे रखे थे, अब हमने इनका क्या किया, इनके बीच का जो स्पेस है वो हमने क्या कर दिया, सेम अगर हम बनाए यहाँ पर इन द सिमिलर मैनर इस तरह से। और अब हम क्या करें, अब इनके बीच जो स्पेस है उसमें आप उठा के यहाँ पर इस तरह से ये स्पेस और ये स्पेस, इसमें आप भर दें ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भर देंगे तो इस ग्लिसरीन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5 है। इनकी पहले से 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी। तो पूछ रहे हैं कि अब बताइए फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक। तो फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन अगर हम निकालने चलेंगे यहाँ पर, तो वो क्या निकलेगा यहाँ पर अब, तो नाउ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, यू कैन राइट दिस एज, देखिए, 1/f2, ठीक है। और देखो, और एक चीज और हम यहाँ पर ऐड कर दें कि जो ग्लिसरीन है बिहेव्स लाइक, इट बिहेव्स लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस। तो जिसकी फोकल लेंथ क्या है, -f है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो आप ले सकते हैं 1/f2, इसको बोल दीजिए 1/f2 इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस t/f1 f2, मतलब ये हो गया -1 अपॉन, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लें, f मान लेते हैं, ठीक। तो ये क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1/f यहाँ पर बचेगा, ठीक है। और ऊपर वाले केस में अगर आप निकाले तो 1/f1 अगर निकाले 1/f1 प्लस 1/f2, सॉरी यहाँ पर f1 f2 तो f ही है ना, इन दोनों ही फोकल लेंथ सेम है, ये हो जाएगा 2/f, ठीक। तो 1/f2 1 ये आ चुके हैं, तो हम अगर फर्दर निकालने चाहेंगे तो इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि f1/f2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो f1/f2 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट वैल्यू इज इक्वल टू, अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल ग्लास, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, focal length f, each kept in contact, the space between the two lenses filled with water, the focal length of the combination is, ठीक है। सिमिलर मैनर में इसी तरह से क्वेश्चन है लगभग, कि अब क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, आप 45 देखिए। तो
लेंस तो इसी तरह से हमारे पास है, ठीक। ये शेप थोड़ा सा ऐसे, हाँ ठीक है। देखो ये और ये, अब इनके बीच का जो स्पेस है वो आप भर दीजिए ऐसे। इसमें आपने क्या कर दिया, इनके बीच में आपने क्या कर दिया, पानी वाटर भर दिया, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज इक्वल टू 4/3। इनका जो है, इनका यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इसका भी 3/2 है। आपसे पूछा है फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पर मान लीजिए, दिस इज F1, दिस इज F3, और ये बीच वाला क्या हो गया, F2 हो गया। तो F1 बराबर क्या है, F3 के बराबर है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू R अपॉन, ठीक है, 2 टाइम्स R/2 होता है ना, R/2 μ-1 यहाँ पे हो जाएगा, म्यू यानी कि यहाँ पर है कितना, 3/2 -1, ये वैल्यू हो जाएगी, मतलब 1/2, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ पर R आ जाएगा, ठीक है। और R किसके बराबर है, R इज है इक्वी कॉन्वेक्स फोकल लेंथ ईच केप्ट इन कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू F जो है, ये हमें यहाँ पर मान लिया, ठीक। अब अगर आपको F2 निकालना है, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -R, और यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ μ-1। तो ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर μ-1 यानी कि 4/3 -1, ये हो जाएगा यहाँ पर 1/3 यानी कि ये हो जाएगा 3R/2, मतलब माइनस का 3R/2, और R इज इक्वल टू F हमने मान लिया, तो -3F/2, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर आपको निकालना है, तो आप यहाँ पर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं 1/F1 1 इज इक्वल टू 1/F, 1/F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/3F, तो -2/3F प्लस 1/F3 इज इक्वल टू 1/F। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा, सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज वैल्यू इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 2/3F आप यहाँ लिखिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा हमारा 3 3 6 -2 4, 4 और नीचे हो जाएगा 3, ठीक है, 4/3F। F इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, वो वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। सो F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 4/3F, तो हो ही गया है, तो उल्टा निकला है इसको, 3F/4, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मुला लगा, ये फॉर्मुला ध्यान रखना कि F इज इक्वल टू R/2 μ-1, ठीक है। ये वाला फॉर्म लग गया, ये एक्चुअली वही वाला फॉर्मुला है जो लेंस मेकर वाला होता है, 1/F इज इक्वल टू μ-1 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, वही सेम केस है। आगे चलते हैं, इसको आगे फर्दर क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। Two identical thin plano convex glass lenses, refractive index 1.5, each having radius of curvature of 20 centimeters, are placed with their convex surfaces in contact at the center. The intervening space is filled with oil of refractive index 1.7. The focal length of the combination is, ठीक है। अब इसको भी करना है हमको यहाँ पर। तो अब देखो वही वाला जो फॉर्मुला है ना, वो फॉर्मुला हम आपको बताते हैं कैसे अप्लाई होता है। देखो अब की बार हम उस जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मुला उससे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, देखो है लगभग उसी तरह से ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स बस लेंस हो गए, तो कुछ इस तरह से कंडीशन है। तो ये ऐसे, ठीक है, एंड दिस इज लाइक दिस, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या है, ये R1 है, ये हमारा R2 है, ये इन्फिनाइट है, यहाँ पर भी इन्फिनाइट होगी फोकल लेंथ, और ये हमारा क्या है, N1 है, जिसकी वैल्यू क्या है, N1, इसकी वैल्यू है 1.5। ये बीच में जो भरा हुआ है, इसमें जो हमारा ऑयल है, ऑयल की यहाँ पर है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज 1.7, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मुला यूज करते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है 1/F इज इक्वल टू μ-1 1/R1 -1/R2, ठीक है।
तो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आर नॉट यहाँ पर लिख सकते हैं एक वाले के लिए, फिर दूसरे वाले के लिए अलग से सॉल्व करेंगे। तो देखो इनफाइनाइट हो ही जाता है यहाँ पर। तो 1/f इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, 1/r1, 1/r1 की जगह 1/r1 की जगह वैल्यू दे रखी है 20, तो 20 हो रख देंगे यहाँ पर। दूसरे के लिए वैल्यू हमको पता ही इनफिनाइट होती है, प्लेनो कॉन्वेक्स है तरफ से, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो 0.5 बाई तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/40। ठीक है, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 1/40। दूसरे के लिए अगर आप निकालो तो दूसरे के इसको आप F1 बोल दीजिए, तो 1/f2 निकाल लीजिए आप यहाँ पर। तो 1/f2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, दैट वैल्यू इज ऑल्सो 1.5 माइनस 1, और यहाँ पर भी वही होगा 1/20, ये हो जाएगा 1/40। ठीक। F3 अब बीच वाले निकाल लीजिए, 1/f3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर 1/20 1/20 यानी कि 2/20, 2/20 माइनस साइन के साथ आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -7, और मतलब पॉइंट हटा देंगे ऊपर से, तो बाई 100 आ जाएगा। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पर तीनों की वैल्यूज आ गई। ठीक, अब इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए। ऊपर वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते थे आप। तो 1/f इज इक्वल टू तीनों को वहां ऐड करना है यहाँ पर भी, तो वहां पर भी हमने ऐड ही करा था तीनों को। तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 सिंपल है, बस आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है और कैसे निकालना है तीनों को वो आपको ध्यान रखना है। तो एक 1/40 1/40, और ये हो जाएगा माइनस का 7/100। सॉल्व कर लीजिए आप इसको। तो 200 रख लीजिए यहाँ पर, तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, ये और यहाँ पे 14 हो जाएगा, एक्चुअली 7 नहीं होगा, ये हो जाएगा 14, दो बार जाएगा ना, तो हो जाएगा माइनस का 4/20, यानी कि एफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 4 4 5 20, माइनस का 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं 47 करेंगे। टू थिन लेंसेज फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर इन कॉन्टैक्ट एंड कोएक्सियल, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। ये कॉन्टैक्ट में है, कोएक्सियल है, तो पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखो, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। डी हमारी लेंस के बीच की दूरी है। डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज। मैं मेंशन कर देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज। ठीक, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है, तो P इज इक्वल टू यहाँ पर लिख दीजिए 1/f1 प्लस 1/f2, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कॉन्टैक्ट में रख के डी, यानी कि इनके बीच बिल्कुल यहाँ पर 0 हो गई, तो 1/f1 प्लस 1/f2। तो आप इसको लिख सकते हैं f1 f2 क्या हो जाएगा f1 प्लस f2, नीचे और डिवाइड में आ जाएगा f1 f2। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस each having same focal length 25 centimeter are put in contact to form a combination of lenses. The power in diameter of the combination is, ठीक है, ये हमें बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो लेट्स सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 48 में अगर आप देखो यहाँ पर, तो इन्होंने क्या करना है, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव है, तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव बनाते हैं। देखो एक ये इस तरह से हो जाएगा कॉन्वेक्स कॉन्केव, और जो लोग नहीं बना पाते, देखो जो लोग डाउट होता है कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव में भी इनको डाउट होता है, देखो शब्द है कॉन क्यो, क्यो मीन्स क्या होता है गुफा, क्यो मीन्स क्या होता है मतलब अंदर तरफ आएगा, तो क्यो में इस तरह से बनेगा, दिस इज क्यो वाला। ठीक है, ये क्यो वाला, देखो दोनों तरफ क्या है, यहाँ पर हल्का सा अंदर तरफ है। हम्म, और कॉन्वेक्स आप याद, आपको ये सेप तो पता ही है, कॉन्वेक्स का ही ये सेप देखिए, ये कॉन्वेक्स है। ठीक, अब आप जो भी ट्री बना पाए मतलब ऐसे आदत से लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये F1 हो जाएगा, ये हमारा F2 हो जाएगा। ठीक, इसका फोकल लेंथ अगर 25 है, ये निगेटिव होती है फोकल लेंथ, -25 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन का अगर निकालोगे तो P इज इक्वल टू क्या होगा 1/f1 प्लस 1/f2, मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ, ऊपर भी वही आया था। तो आप कर लो जरा एक बार 25 माइनस 1/25, तो 0 ही होने वाला है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाला हो जाएगा 0। ठीक,
डायरेक्टली आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। बोले क्वेश्चन नंबर में फॉर अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस म्यू इज 1.5 has a radius of curvature 10 centimeter, it is silvered on its plane surface and find the focal length after silvering। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 49 में एक सरफेस जो है वो हमारा सिल्वर कर दिया गया है। ठीक, इस तरह सिल्वर है, तो इसको करते हैं पूरा इस तरह सिल्वर कर दिया गया। इक्विवेलेंट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा यहाँ पर, इक्विवेलेंट पावर उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो पी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, ठीक, तो ये प्लेन एक तरफ है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड फोकल लेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो ये है, एक ये फॉर्मूला लगा दीजिए, तो रिक्वायर्ड फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, द रिक्वायर्ड फोकल लेंथ, वो हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं जो भी हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे, एफ इज इक्वल टू 1/p इज इक्वल टू आर बाई 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1। ठीक, अब आर क्यू यहाँ पर क्या है, आर क्यू यहाँ पर है 10, 2 टाइम्स ऑफ म्यू की वैल्यू है 1.5 माइनस 1, यानी कि ये 0.5, 0.5 मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 मतलब यहाँ पर सिर्फ 10 ही बचेगा। 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। ये वाला फॉर्मूला एडवोकेट करके डायरेक्ट इसको लगा देते हैं ना आप, देखो कितना डायरेक्टली इसको सोल्यूशन अच्छे से सॉल्व होता है आपका। तो ये तभी लगेगा जब यहाँ पर इस तरह से लेंसेज आपके रखे होंगे। ठीक, यानी अगर अगर आपको फोकल लेंथ निकालना है तो एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2 म्यू माइनस 1। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 50 वाला। इफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर, ये दोनों कॉम्बिनेशन है, 50 का एक 80 का है, व्हाट विल बी द रिजल्टिंग पावर। तो अब दोनों को कॉम्बिनेशन में रख दिया है, तो रिजल्टिंग पावर आपसे पूछ रखा है, तो सिंपल सा है, आप सॉल्व कर लीजिए इनको। पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, जब आप सॉल्व करने चलेंगे तो आंखें मत बंद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि दोनों को कंबाइन करना है तो P1 प्लस P2 निकालेंगे, लेकिन लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर्स में दे रखा है, और हम किस में करते हैं बात, मीटर्स में बात करते हैं। तो इसको क्या, तो फिर आप ऐसे करो कि 100/f1, 100/f1 मतलब 100/80 माइनस, कॉन्केव के निगेटिव होता है ना, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, बाई 50। तो सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 40, यानी कि इसको अगर 400 ले लो तो ये 5 टाइम्स जाएगा, यानी 500 हो जाएगा, तो ये 8 टाइम्स जाएगा तो 800 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300/400 माइनस में, तो ये काट दो यहाँ पर, तो पावर क्या आ जाएगा 0.75 डायमीटर नेगेटिव में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, अ रे इज इंसिडेंट ऑन एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई on the surface of a small angle prism with angle of prism A emerging normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is m, then the angle of incidence is nearly equal to। रे एक प्रिज्म पर गिरती है, ठीक है, प्रिज्म मैं यहाँ पर अगर बना दूं, क्वेश्चन नंबर 51 देख लो, 51 देखो, यहाँ पर मैं प्रिज्म ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से कर ले ये। ठीक, तो अभी हो क्या रहा है बच्चों यहाँ पर, यहाँ पर एक तरफ से ये रे इधर इधर इस पे गिर रही है। ठीक, इस पे आप ऐसे नॉर्मल डालेंगे अगर, तो डाल सकते हैं हम लोग। ठीक, ये क्या है, ये 1 है, अब ये रे जो है यहाँ से आगे जाएगी ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे जाकर ऐसे यहाँ से इसका ऐसे यहाँ पे निकल जाएगी। ठीक, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस इज R1। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू, एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो ए है, यहाँ पर इसमें पहले बता दिया। R2 जो है यहाँ पर, R2 इज इक्वल टू 0 है, R1 की वैल्यू यहाँ पर ए के बराबर है। ठीक, स्नेस लॉ लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नॉर्मली एक्चुअली जा रही अपोजिट सरफेस से, रिफ्लेक्टिवनेस ऑफ द प्रिज्म इज एम द। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व, और फिर हम इसको इन्होंने देखो यहाँ पर एम दे रखा है, यहाँ नीचे म्यू का यूज किया है, तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर इसको आप म्यू ही कर लीजिए तो सही है, क्योंकि आंसर्स में अलग है,
यहाँ पर अलग है तो कैसे हो सकता है, ठीक है, इसको म्यू मान लीजिए। डिस्टेंस लॉ के अकॉर्डिंग देखिए अगर आप, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू वन साइन, पता है ना आपको, म्यू वन साइन आई, यही होता है इसमें, साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको तो वन मान लेंगे, एयर से है, साइन आई हो जाएगा और म्यू हो जाएगा। और स्मॉल एंगल के लिए यहाँ पर देखो, ये आर वन होता है वैसे, लेकिन स्मॉल एंगल के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ, फॉर स्मॉल एंगल आर वन इज इक्वल टू ए, और साइन थीटा इज सिमिलर टू थीटा, यानी कि यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं आप, और साइन, यानी ये साइन थीटा इज थीटा में यहाँ पर ये आई, साइन आई इज इक्वल टू आई हो जाएगा, और ये साइन आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्म आ जाएगा। समझ में आई बात कैसे हुई, देखो स्मॉल एंगल जब होता है ना, तो यहाँ पर एक तो ये चीज होती है कि थीटा को आप सीधा एंगल ही लिख लेते हो उठा के, ये आप स्टेप उठा दो यहाँ से। और जो आर होता है ना, उसको आप सीधा आर की जगह ए लिख दोगे, आर वन की जगह म्यू टू की जगह म्यू यहाँ पर है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आई की जगह आई, और म्यू वन की जगह एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वन, ये तो वन हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू म्यू इंटू ए। तो म्यू इंटू ए एंगल ऑफ इंसिडेंस हमसे पूछा है, तो यही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको बस ये चीज याद होनी चाहिए कि ये चीज करते हैं हम, जनरल है भी, आप अगर आपने नहीं किया तो आप यूज टू हो जाइए इससे, ये हम करते हैं एक्सेस सॉल्यूशन को, मतलब यहाँ पर करने, क्योंकि एंगल के साथ आप इसको नहीं कर सकते थे आगे, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 2, angle of prism is 30 degree, one of the two refracting surfaces of the prism is made by mirror inverse by silver coating, a beam of monochromatic light entering the prism from the other surface will retrace its path, मतलब if the angle of incidence of the prism is, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रे है वो जाएगी और वापस चली जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी, मतलब अपने पाथ में वापस ले जाएगी। रिफ्लेक्टेड इंडेक्स दे रखा है 2, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा 30, एक एक मिरर कर दिया गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 52 देख लो, ठीक। यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि अगर R2 जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो रही है रिट्रेसिंग, ठीक। और हमको पता है एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, ठीक। ए इज इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2, तो R2 0 हो गया, तो R1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री दे रखा था यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखो, ठीक है। आगे करते हैं, स्नेलर लगाएंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो स्नेलर लगाते हैं, लेट मी से दैट यूजिंग स्नेल लॉ, यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू वन साइन आई, तो यहाँ पर साइन आई जो है साइन आई हो जाएगा, म्यू टू की वैल्यू यहाँ पर क्या है √2, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर साइन 30, ठीक। तो साइन आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कर दे, तो साइन आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, साइन 90 की आई वो यहाँ पर 90 डिग्री आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन नहीं। अब ये इशू है यहाँ पर, देखो मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी यहाँ पर बच्चों। अगर आप यहाँ पर मैंने इसलिए √2 मुझे पहले से लग रहा था, एक बार रुक जाओ, देखो यहाँ पर अगर इसको √2 कंसीडर करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शंस में मैच करेगा। तो सम टाइम्स ऐसा हो रहा है, देखिए जहां से मैंने कंटेंट लिया वहां पे ऐसा हो सकता है, ठीक है, बहुत ही इसके लिए सॉरी। 1/2 अगर आप यहाँ पर ले लेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 क्या होता है 45 डिग्री का होता है, मतलब ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/√2, और साइन 45 के लिए क्या होती है 1/√2, तो आई इज इक्वल टू 45, तब ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर मैच कर जाएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन को इतना ज्यादा आपको उसमें वो हाइप नहीं देना है, क्वेश्चन सिर्फ स्नेल लॉ का बेस्ड है, तो आपको समझना है स्नेल लॉ पे बेस्ड है, आपको सॉल्व कर लेना है, आपको डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन डायग्राम बनाने को तब आपको पड़ेगा जब आपको वहां पर थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन होगा। अगर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है, रिफ्लेक्टिव दे रखा है, आपको दूसरा बता दिया कि दूसरा रिफ्लेक्टिव सर्फेस है, तो दूसरे का तो काम खत्म हो गया ना, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव हो गया तो यहाँ पर काम खत्म, R2 0 हो गया। अब R2 0 हो गया, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे पूछा है, आपको सीधा स्टेनर लगाना है, लगा देंगे आप, सीधा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 40 डिग्री, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपसे यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो अब इसको करना है अपने को,
ठीक है बच्चों, चलो करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपसे पूछा है 53 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53। तो मिनिमम डेविएशन की बात करिए, ठीक है। सो एट हम मिनिमम डेविएशन, एट मिनिमम डेविएशन R1 बराबर R2, इसको अगर मैं R गेट कर लूं तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों ही बराबर है तो 2R इज इक्वल टू ए हो जाएगा। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A बाई 2 हो जाएगा। ए कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 का आधा करो 30 डिग्री। ठीक, ये सीधा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट एट अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस of a prism is 45 degree, the angle of prism is this. If the ray suffers minimum deviation through the prism, the angle of minimum deviation and the refractive index of the material of the prism respectively. अब इस चीज चलो हम एक डायग्राम के थ्रू, मतलब प्रिज्म के डायग्राम के थ्रू समझाते हैं इस चीज को। देखो प्रिज्म का यहाँ पर बनाते हैं, ये प्रिज्म है इस तरह से। ठीक, अब देखो रे यहाँ पर ऐसे जा रही है, ठीक इस तरह से। ओके, और एक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं दूसरी जैसे। ठीक, अब इसको पीछे ले जाएंगे हल्का सा, ये वाली रे, ये वाली रे पीछे ले जाएंगे, और ये वाली रे भी आगे से ले जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा डेल, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, कहानी कुछ इस तरह से है, और ये तो ये आपको पता ही है, सीधे जा रही है ऐसे निकल जाएगी। ठीक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज 45 डिग्री। ठीक, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री का। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और क्या पूछा है यहाँ पर हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है, डेल इज इक्वल टू क्या होगा, डेल इज इक्वल टू 2I - A। ठीक है, 2I की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 45, माइनस ए एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, ये हो जाएगा यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। 90/60 कितना हो गया 30। ठीक, और यहाँ पर इसको आप डेल एम लिख दीजिए क्योंकि मिनिमम डेविएशन है। तो जिन भी बच्चों को ये वाला फॉर्मुला नहीं आता है प्लीज याद कर लीजिए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का ये भी फॉर्मुला होता है, डेल इज इक्वल टू 2I - A। ठीक है, ये हो गया, आगे चलते हैं। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, तो एक ये वाला भी फॉर्मुला आपको पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन, इसको बोलते हैं ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाई, ये साइन आई की वैल्यू है। देखो ये कहीं अलग से नहीं लिखा मैंने, आपको अगर डाउट हो रहा दिखा देता हूँ। देखो ये है वही लिखा हुआ, देखो मैं बताता हूँ। देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो गया 2I, ये हो गया ए प्लस डेल एम। ठीक, तो लिखा तो वही चीज है, डेल एम इज इक्वल टू 2I - A। ठीक है, बस मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। ठीक, तो नीचे क्या होता है साइन आर, आर इज इक्वल टू क्या हो गया A/2 हो गया। ठीक है, तो ये यही मैं बोलता हूँ आर इज इक्वल टू A/2, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 2R, ये भी मैंने कई बार यूज किया। तो ये सब कॉन्सेप्ट ही है इसी के, जो आपको यहाँ पर पता होंगे तो आपको एक क्वेश्चन इजी हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व करना। ठीक, साइन आई बाई साइन आर यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो ए प्लस डेल एम बाई 2, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एम की वैल्यू 30 है और ये 60 है, 30 60 90, 90 का 2 करोगे 45, तो साइन 45 हो जाएगा। ठीक, तो प्लीज पेपर में भी ऐसे करना, मतलब आप थोड़ा सा फास्ट ही रखना है इसको। यहाँ पे देखो 60 है, 60 ज्यादा करोगे 30, तो साइन 30 हो जाएगा। 45 की वैल्यू लिखो 1/√2, और 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 1/√2 यानी कि 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2/√2 हो जाएगा यानी कि √2 आंसर आ जाएगा। तो अटेंडेंस की वैल्यू √2 आ गई, तो 30 और √2 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था इसने, क्योंकि आपने कई सारे फॉर्मुले भी इसमें आपने सीख लिए, दो फॉर्मुले मतलब एटलीस्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज कॉट A/2। ठीक, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन से पूछ लिया, तो करते हैं इसको सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, 55 क्वेश्चन नंबर में हम वही म्यू का जो फॉर्मुला है, म्यू वाला फॉर्मुला क्या कहता है, साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ A/2। ठीक, म्यू की वैल्यू आपको पता ही है, म्यू इज इक्वल टू क्या है कॉट A/2। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप रख दें कॉट A/2, ठीक, तो ये हो जाएगा कॉट A/2 यानी कि
कॉट ए बाई टू को आप लिख दो कॉस ए बाई टू साइन ए बाई टू, ऐसे लिख दो तो ये इजी हो जाएगा। देखो अब देखो आपको जब जैसे जैसे आप आगे सॉल्व करोगे आपको हिंट भी मिलती जाती है, क्वेश्चन क्वेश्चन बताता रहता है कि आपको आगे क्या करना है। थोड़ा सा आपको बस प्रैक्टिकल रहना है। यहाँ पर ये साइन लिखा हुआ बच्चों, ये हो जाएगा ए बाई टू। देखो नीचे वाला ये पूरा पोर्शन यहाँ से हट जाएगा, तो कॉस ए बाई टू की वैल्यू हो जाएगी। और कॉस को आप बदल दो, कॉस को बदल दो क्योंकि दोनों तरफ साइन है, आपको यूजली पसंद में आ रहा है कि कॉस और साइन का तो इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता है, तो साइन लिख दो इसको। और साइन में क्या लिख दो इसको 90 माइनस ए बाई टू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू। 90 माइनस ए बाई टू ए प्लस डेल एम बाई टू लिख दो यहाँ पर। 90 माइनस ए बाई टू इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल एम बाई टू। सॉल्व कर लो तो डेल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस, अब ए बाई टू यहाँ पर तो ए हो जाएगा, तो ए और इधर हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, ए और ए 2a हो जाएगा, 180 माइनस 2a। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, आगे तो उठते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे हम लोग इसके बाद। तो 56 क्वेश्चन नंबर कहता है दी एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है यहाँ पर ए है। वन ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज सिल्वर, लाइट रेज फॉल्स at an angle of incidence 2a. The first surface returned back through the same path after reflection at a silver surface. The reflective index mu of the prism is, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू जो है प्रिज्म का वो क्या होगा यहाँ पर, वो हमें बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 56 में यहाँ पर क्या है कि कुछ कहानी इस तरह से, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया इस तरह का। एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, एक सरफेस आपने सिल्वर कर दिया, तो मैं माना ये वाला सरफेस हमने यहाँ पर सिल्वर कर दिया। ठीक, रे इधर से जा रही है ऐसे, ऐसे ही जा रही है यहाँ से, और इस सिल्वर वाले सरफेस से टकरा के ऐसे यहीं से वापस आ रही है। ठीक, ये 90 डिग्री पर यहाँ पर जगह थी, और यहाँ पर डालो अब से आप ये वाला एंगल भी, ये अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस ए। ठीक, ये क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, आर इज इक्वल टू यहाँ पर है ए। ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपने नॉर्मल डाली थी यहाँ पर। आई इज इक्वल टू क्या हो गया 2a के बराबर हो गया। ठीक, म्यू वन इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, म्यू टू इज इक्वल टू क्या हो गया म्यू हो गया। ठीक, एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इस वजह से हमने म्यू वन 1 लिया। ठीक, आर हमारा रिफ्लेक्टिव एंगल है, इसने लगाइए आप यहाँ पर म्यू वन साइन आई, ये इसने लॉ है बच्चों। ठीक है, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ आर। ठीक, म्यू वन यानी कि 1 और म्यू टू की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2a, मतलब सॉरी साइन आई की वैल्यू साइन ऑफ 2a। म्यू टू की वैल्यू आप म्यू रख दीजिए, यहाँ पर साइन आर, आर इज इक्वल टू ए होगा तो ए रख दिया आपने। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए हो जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए। ये साइन ए उड़ा दिया आपने, तो ये वैल्यू क्या हो गई म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू यहाँ से निकल के आया म्यू इज इक्वल टू 2 ऑफ कॉस ए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, सो ये हमारे यहाँ तक के क्वेश्चंस थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आएगा वो हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब अभी जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं इसके बाद वो हम आगे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी आएगा। सो अब जो सब्सिक्वेंट पार्ट होगा उसमें आपको मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। फ्री से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आपका, छोटा हो वो बड़ा हो, डोंट हेजिटेट, आप लिखिए। मैं उसके लिए अलग से अगर हो सकेगा, अगर आपको ज्यादा अच्छा मतलब ऐसा लगेगा कि बहुत ही मतलब वैसा डाउट है, तो फिर मैं उसके लिए वीडियोस भी बना दूंगा अलग से, बट अल्टीमेटली आपका यहाँ पर भला हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।